गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं कोल्ड वार। इसके बीच में टॉपिक आएंगे हमारे मीनिंग, कॉजेस, हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट। मीनिंग का भी एक अलग क्वेश्चन बन जाता है कि कोल्ड वार का मीनिंग क्या है और उसकी नेचर बताओ। और इसका क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन कोल्ड वार एंड डिस्कस इट्स नेचर। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर हमने उसका कोल्ड वार का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड उसके नेचर के बारे जो डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन भी कई बार जब इजी पेपर डालना होता है तो वो क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे इसे अटैम्प्ट करेंगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी शुरुआत समझ लेते हैं कि कोल्ड वार का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, कब ऐसे स्टार्ट हुआ था, क्यों इसे कोल्ड वार कहा जाने लगा। कहते हैं जो कोल्ड वार है ना, वो टाइम पीरियड इसका क्या है, 1945 से लेकर 1991, 1945 से लेकर 1991 तक। और ये दो देशों के बीच में, कह लो सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। और मेन बात ये थी कि ये विचारधारा की जो का युद्ध था, आइडियोलॉजी का युद्ध था। दो देशों के बीच में जो था आइडियोलॉजी का युद्ध था। एक की आइडियोलॉजी थी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे थे, जो सोवियत यूनियन वाले थे। और दूसरे जो थे, जो यूएसए वाले थे, वो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। और सबसे पहले इस वर्ड का जो प्रयोग था वो बर्नार्ड ब्रूच ने किया था। देन आफ्टर फिर देख लो बेटा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुआ। इसका टाइम पीरियड है 1945 से लेकर 1991 तक। ये दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में ही लड़ा गया। ठीक है, जो सोवियत यूनियन एंड यूएसए। सोवियत यूनियन जो था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, यूएसए जो था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। और ये सबसे पहले जो इसका वर्ड का जो यूज़ किया गया था, उसने बर्नार्ड ब्रूच ने इसका वर्ड प्रयोग किया था। और इसे प्रॉक्सी वार भी कहते हैं। रीज़न ये है कि कभी भी ये ग्राउंड लेवल से नहीं लड़ा गया, कि जब भी कोई प्रेसिडेंट अपने कोई स्पीच देता था तो ये था कि अपनी स्पीच में वो दूसरे देश के लिए वो भी ऐसे गलत वर्ड्स यूज़ करता था कि ये दूसरे देश जो है गुलामी का पट्टा है। जैसे सोवियत यूनियन की जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट की विचारधारा है, ये गुलामी का पट्टा है, ये देश की तरक्की को लेकर नहीं जाना देता। और जो सोवियत यूनियन वाले थे वो यूएसए को कहते थे कि ऐसे जे मज़दूरों का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है, ऐसे ही चलता गया तो मज़दूर लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सारी जायदाद जो प्रॉपर्टी है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाएगी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, आप तो एक दो लाइनें जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख सकते हो। मीनिंग कैसे लिखना है वो देखते हैं हम। जो स्टार्ट करना है हमने, जैसे बेटा जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, अभी मेरे पास रिटन नोट्स नहीं है, जब आप ऐसे नोट्स बनाओगे, जब आप पेपर में अटैम्प्ट करोगे तो आपने कैसे करना है, पहले जे पैरा लिखना है। ठीक है, इस बारे में क्या है, वही वर्ड्स है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो टाइम पीरियड था 1945 से लेकर 1990 तक का, उसे हम कोल्ड वार कहते हैं। और ये सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में जो था लड़ा गया था। और इसमें क्या था, इस समय का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड क्या था, जेलसी, टेंशन, अनहेल्थी कंपटीशन वाला टाइम था। कि एक दूसरे की तरफ टेंशन, जेलसी, टेंशन, अनहेल्थी एंड कंपटीशन के टाइप की जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही थी। और इस युद्ध को, इस टाइम को हम कोल्ड वार के तौर पर जानते हैं। ये आपने जस्ट सारा पैरा लिखना है। देन आफ्टर आप दो डेफिनेशन अटैम्प्ट कर सकते हो। जोसेफ फ्रैंकल कहता है कि कोल्ड वार में बी रिगार्डेड एज ए स्पीयरिंग मैच बिटवीन टू जाइंट स्टेट, सक्सेशन ऑफ मूव एंड काउंटर मूव्स। कि ये जो कोल्ड वार था वो क्या था कि दो देशों के बीच में, या दो बड़े देशों के बीच में आपस में एक युद्ध था, जो सोचते थे कि ऐसी हम चाल चलें, ऐसी स्ट्रैटजी अपनाएं कि दूसरे देश को नीचा दिखाएं और मैं अपने आप को सुपीरियर शो करूं। यूएसए शो करता था कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरी पॉलिसी अच्छी है। सोवियत यूनियन शो कर रहा था कि मेरी पॉलिसी अच्छी है। ऐसे वो चाल प्रति चाल चल रहा था। क्या चल रहा था, मूव्स एंड ऑफ काउंटर मूव्स, चाल प्रति चाल चल रहा था। KFC मैन कहता है कि कोल्ड वार एज द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाज अवेयर बिटवीन द टू आइडियोलॉजी। कोल्ड वार एक्चुअली क्या था, दो विचारधाराओं की
का बीच वाला युद्ध था, आइडियोलॉजी थी। एक की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी, जिसे हम पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं, जो यूएसए फॉलो कर रहा था, और दूसरी विचारधारा थी कम्युनिज्म, जिसे हम सामवाद, मार्क्सवाद, ठीक है, जो रशिया फॉलो करता है, उस विचारधारा थी। बर्जियस डेमोक्रेसी एंड प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप टू ब्लॉक्स नाटो एंड वार्सा पैक्ट, ये दोनों जो डेमोक्रेसी टाइप के लोग थे वो दो सैनिक गुटों में बंट गए थे। एक की जो अगुवाई थी नाटो वाले की अगुवाई यूएसए कर रहा था, वार्सा पैक्ट की जो सोवियत यूनियन कर रहा था। यूएस एंड यूएसएस आर द टू पर्सनैलिटी जॉन फॉस्टर डूल्स एंड द स्टालिन। एक तरफ जो था स्टालिन था, स्टालिन जो था राष्ट्रपति था यूनियन का, सोवियत यूनियन का, ठीक है। तो जॉन फॉस्टर डूल था वो यूएसए को फॉलो कर रहा था। तीन चीज़ें आ रही है इसमें, इस डेफिनेशन में, कि दो तरह की विचारधारा थी, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। दो तरह के सैनिक संगठन बन गए फॉर दिस रीज़न, नाटो एंड वार्सा पैक्ट, और दो राष्ट्रपति इसको फॉलो कर रहे थे, जॉन फॉस्टर एंड स्टालिन। ये आपने पहले पैरा लिखकर देन आफ्टर आपने दो डेफिनेशन लिख देनी है, देन आफ्टर इसके बाद नेचर आ जाएगी। ये आपने बाकी कुछ भी नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कहा था, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना आपने, वहीं से आपने वही आपको जो 6-7 लाइनें बनती है वही आपने अटैम्प्ट कर देना है, ठीक है। मीन लिख लेना है 3-4 लाइनों में, 2-3 डेफिनेशंस वगैरह। देन आफ्टर हमारी आ जाती है करैक्टरिस्टिक्स कह लो या नेचर कह लो ऑफ कोल्ड वार। पहला जो इसकी नेचर क्या थी कोल्ड वार की, आइडियोलॉजी ऑफ वार। मैं बार बार कहती हूँ कि बेटा अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो आपके 5-6 पॉइंट्स डेफिनेशन से ही निकल जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आइडियोलॉजिकल वार। कहता है इनफैक्ट कोल्ड वार वाज ए वार ऑफ सुपरमेसी बिटवीन द टू ऑपोजिशन आइडियोलॉजी, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। Both opposite ideology were represented by the Soviet Union and USA, and in common terminology, both these blocs were known as the Soviet bloc and the American bloc. क्या था एक्चुअली कोल्ड वार? क्या था कि दो विचारधाराओं का एक युद्ध चल रहा था, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। दोनों की अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत यूनियन एंड यूएसए कर रहा था, ठीक है। इसलिए हम इसे सोवियत ब्लॉक एंड अमेरिकन ब्लॉक भी कह देते थे। तो दोनों की कोशिश थी कि मैं अपने आप को दुनिया में सुपर पावर शो करूं, बस ये चीज़ें है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ द कोल्ड वार वर डिफरेंट देन दोज ऑफ द ट्रेडिशनल वार। जब पहले युद्ध हुए थे, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार, वहाँ क्या था? वेपन्स यूज़ होते थे, ठीक है ना, सैटेलाइट्स यूज़ होती थी, स्टार वार यूज़ होते थे। लेकिन ये युद्ध क्या था? ये युद्ध क्या था? डिप्लोमेसी एंड प्रोपोगंडा एंड बिलिटल्स, ऐसे ये मेथड अपना रहे थे। कौन से अपना रहे थे? बिलिटल द ओपोनेंट्स, डिप्लोमेसी एंड प्रोपोगंडा। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को फैलाने के लिए, बिलिटल द ओपोनेंट्स को, डिप्लोमेसी, प्रोपोगंडा फैलाने के लिए किस चीज़ का सहारा ले रहे थे? वीडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इसका सहारा लिया जा रहा था। इसके द्वारा वो मूव्स एंड काउंटर मूव्स कर रहे थे। मूव्स एंड काउंटर मूव्स डेफिनेशन में भी ये वर्ड आया है कि चाल प्रतिचाल अपना रहे थे। बस ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है, जस्ट आपने मेथड बताने हैं। नेक्स्ट है थर्ड, वार विदाउट वेपन्स। फिर वही बात कि यहाँ पर कोई वेपन्स नहीं अपनाए गए थे। ड्यूरिंग कोल्ड वार बोथ द ब्लॉक्स हैड कलेक्ट द, बहुत सारे उन्होंने हथियार इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए तो उन्होंने नाटो सीटो भी बना लिया था ना। लेकिन इन्होंने इसमें कोई भी जो हथियार यूज़ नहीं किए थे। एंड sophisticated weapons with the purpose to establish supremacy over the another, as a result of which proliferations of weapons had taken place at vast level. Both the powers wanted to instill fear in the heart of their opponents and were successful to a large extent in this purpose. कि हो ना सके कि दूसरे जो देश है वो वेपन्स ज़्यादा यूज़ कर ले या न्यूक्लियर पावर यूज़ कर ले। इस डर के कारण दोनों ही जो थे देश थे मैक्सिमम जो हथियार थे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन हथियार यूज़ नहीं हुए। नेक्स्ट है वार लाइक सिचुएशन। वार लाइक सिचुएशन रिमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोल्ड वार, एज द रिजल्ट ऑफ विच द एंटायर वर्ल्ड रिमेन hostage. Everything remained very uncertain in the world.
through throughout during the period of the Cold War, both the superpower had never directly faced each other, yet the fear of the war remained, which was more dangerous than the actual war. Both the superpower had established military bases, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्टार वार। ठीक है, क्या था कि दोनों देशों में एक वार, जो कोल्ड वार वाली सिचुएशन क्रिएट जरूर हो चुकी थी, तो सारी दुनिया के जो देश थे, मैक्सिमम जो थे, एक होस्टेज बनकर रह गए थे। कुछ देश थे, छोटे छोटे देश, वो अमेरिका को फॉलो कर रहे थे, उसका सहारा ले रहे थे, कुछ सोवियत यूनियन को फॉलो कर रहे थे। इसलिए वो दोनों तरफ जो देश थे एक हॉस्टेज, एक बंधक बन के रह गए थे, पता नहीं कब युद्ध हो जाना है। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री बेस बना लिए दोनों देशों ने। ठीक है, मिसाइल्स वगैरह बना लिए, स्टार वार तक अपनी शुरुआत कर दी। ठीक है, बट फिर भी ये युद्ध नहीं हुआ। 2-3 बातें मेन आपने याद करनी है कि सारी दुनिया के देश जो एक होस्टेज बन चुकी थी। ठीक है, काफ़ी मिलिट्री बेस बन चुके थे, मिसाइल्स वगैरह काफ़ी रेंज वाली जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, स्टार वार की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये युद्ध नहीं लड़ा गया। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक एड। एक और चीज़ हुई, हथियार तो इकट्ठे कर ही रहे थे, उन्होंने जो गरीब देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनको एक फाइनेंशियल हेल्प देनी भी शुरू कर दी। इसका कारण क्या था? अगर वो उसको फाइनेंशियल हेल्प देगा तो नेचुरली फ्यूचर में वो देश उस देश के पीछे ही रहेगा, उसकी सपोर्ट करेगा, उसका ऑपोजिट नहीं बोलेगा। जैसे इंडिया की हेल्प किसने की? रशिया ने। ठीक है ना, तो रशिया कभी भी इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ नहीं बोलता। तो पाकिस्तान की हेल्प किसने की? अमेरिका ने। तो इसलिए हमेशा पाकिस्तान जो है, जो अमेरिका कहता है उसको फेवर करता है। तो ये भी चीज़ हुई विद द पर्पज टू स्प्रेड द देयर इन्फ्लुएंस। अपनी जो प्रभाव है, अपना प्रभाव सभी देशों में डालने के लिए उन्होंने जो पुअर नेशंस थे उनको इकोनॉमिक एड देनी शुरू कर दी। ठीक है, ऐसे क्या हुआ? ऐसे किया हुआ कि जो दूसरे देश थे अंधाधुंध वह अपनी वोट जो थे उसी को ही देते थे, यूएसए को। जो यूएसए जिसकी हेल्प कर रहा था, यूएसए को हेल्प वोट मिल रही थी, और जिसकी सोवियत यूनियन ने रशिया हेल्प कर रहा था, वो रशिया उनको हेल्प जो वोट दे रहे थे। जैसे इंडिया और मैंने पाकिस्तान की हेल्प दी है, वो अपना डिसीजन नहीं ले रहे थे कि ये रशिया जो अमेरिका सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो वैसे इस जैसे ब्लाइंडली अपने जो ब्लाइंडली फॉलोअर बन चुके थे। क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुए थे, गरीब थे, इकोनॉमिकली एड उनको मिल रही थी, इसी चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाया। नेक्स्ट है फेथ इन वार, प्रेपरेडनेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस। चलो, युद्ध की तो बात हो रही थी, दूसरी तरफ ये भी कोशिश हो रही थी कि मेंटेनेंस वगैरह पीस बनाई रखा जाए। द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वार बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ वार प्रेपरेडनेस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द पीस, विच मीन्स दैट इन केस यू वांट पीस इन द वर्ल्ड देन ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वार। ये आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी में पढ़ा हुआ चैप्टर पूरा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर कलेक्टिव सिक्योरिटी में पड़ा हुआ, उसमें भी यही कंसेप्ट क्लियर किया गया था कि हम हथियार क्यों मैक्सिमम इकट्ठे कर रहे हैं, क्यों जो सैनिक गुट जो है बना रहे हैं, इसलिए ताजो दुनिया में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो जो देश ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा वो दूसरे देश पर अटैक करने की कोशिश करेगा और दूसरे देशों को गुलाम बना के रखेगा। इसलिए भी जो युद्ध की तैयारी रखना जरूरी है, प्रेपरेडनेस होना जरूरी है। किस लिए? मेंटेनेंस ऑफ द पीस के लिए। ठीक है, इस प्रिंसिपल को लेकर वो जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे। यही इसलिए फिलोसफर कई मानते हैं कि इसी रीज़न के कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो वो तभी भी नहीं हुआ था, अभी फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि सभी को पता है कि सभी देशों के पास अब बहुत सारे हथियार हैं। तो एक ने भी हथियार यूज़ किए तो वो सभी को ही नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वार। ये बार बार हम कहते हैं कि ग्राउंड लेवल में युद्ध नहीं लड़ा गया था, एक शब्दी वार था कि कभी किसी को भी स्टेज मिलती थी, मान लो अमेरिका के प्रेसिडेंट को स्टेज मिलती थी, तो वो उस स्टेज का जो फ़ायदा था
वो रशिया को ब्लेम करने के लिए मैक्सिमम उसके लिए वर्ड्स यूज़ करता था कि जो गुलामी का पट्टा है, ऐसे जो तरक्की नहीं होगी, आप और गरीब हो जाओगे, ठीक है। तो वो एक वर्ड ही वार चलता था। तो इसी तरह जो सोवियत यूनियन वाले स्टालिन जो वर्ड यूज़ करते थे, तो वर्ड आपस में एक दूसरे में बहसबाजी जो एक वर्ड वार हो रहा था। कोल्ड वार कैन आल्सो बी called World War, which means that both the sides had kept launched arrow of the word against each other while saving themselves from the actual war. एक दूसरे को सीरियस ब्लेम्स वगैरह लगाते थे जब भी कोई प्रोपेगेंडा होता था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, तो वहाँ पर वे क्या था, जस्ट एक दूसरे पर गलत शब्दों का प्रयोग करना कि आप जो है वो आप जो कम्युनिज्म की विचारधारा है वो गलत है। तो कम्युनिज्म वाले कहते थे जो आप पूंजीवादी विचारधारा फैला रहे हो वो बहुत ही गलत है, ऐसे सारे सभी मजदूरों का नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये वर्ड्स भी है, चार्टर ऑफ द स्लेवरी वगैरह कहना, किसी को एक्सप्लाइटिस्ट कहना, एम्पेरलिस्टिक वगैरह कहना, ठीक है। सस्पिशियस एंड मिसट्रस्ट, एक दूसरे पर हमेशा शक रहता था, चाहे एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होते थे, हाथ मिलाते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को शक की नज़रों में रखते थे। पता नहीं कि जे हम साथ पैचअप हो चुका है लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ जो कुछ ना कुछ साजिश कर रहा है, एक मिसट्रस्ट था, विश्वास खत्म हो चुका था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वार द इंटरनेशनल रिलेशन वार बेस्ड ऑन द सस्पिशंस एंड द मिसट्रस्ट। बहुत द सुपर पावर एंड हैड मिसट्रस्ट ईच अदर, दोनों पावर्स जो थी, दोनों आप पता है पावर अमेरिका को, यूएसए को और सोवियत यूनियन को बोल रहे हैं, एक दूसरे पर मिसट्रस्ट था, दोनों एक दूसरे पर जासूसी वगैरह करते रहते थे। आप आगे पढ़ोगे कि कैसे उन्होंने जुगांडा जहाज भेजा था, ऐसे कॉन्स्पायरेसी वगैरह एक दूसरे के खिलाफ वगैरह चलती रहती थी। और क्या करते थे कि कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्पायरेसी वगैरह चलती रहती थी। नेक्स्ट अगर कोल्ड वार वाज नॉट रियल वार, कोल्ड वार एक्चुअली हुआ ही नहीं, ठीक है। वार तो हमेशा ये होता है ना, जब भी हम कोई भी युद्ध पढ़ते हैं, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड, किन दो देशों के बीच में हुआ, किस धरती में हुआ, ठीक है, कौन देश जीता, कौन हारा, किसको कितना नुकसान हुआ, कितने हथियार यूज़ हुए, ये सब कुछ वार में होता है, फैक्ट होते हैं। लेकिन कोल्ड वार में ऐसी कोई डेट ही नहीं है कि हाँ वार कब शुरू हुआ, किस धरती में हुआ। अगर हम कहते चलो दो देशों के बीच में है, तो दो देश जस्ट ये नहीं है, दो देश के बीच में पीछे और कई देश थे, ठीक है। स्पेसिफिक वगैरह आमने सामने वो देश हुए नहीं, मंच में तो दोनों देश इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है। तो वो एक्चुअली रियल वार हुआ ही नहीं, कोल्ड वार। टिल डेट मैनी रियल वार्स हैव बीन द फाउंड इन द वर्ल्ड एंड डेट्स ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ दिस वार, बट कोल्ड वार में ऐसा कुछ भी नहीं। दिस वार वाज लाइक ए थंडरिंग क्लाउड्स, जैसे बादल गरजते हैं ना लेकिन बरसते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे ही कोल्ड वार था। दिस वार वाज लाइक ए थंडरिंग क्लाउड्स। बेटा लाइनिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपने सही सेम टू सेम वर्डिंग लिखनी है, आप चीज़ को समझो और अपनी वर्डिंग में लिखो। दिस वार वाज लाइक ए थंडरिंग क्लाउड्स विच डिड नॉट रेन, as both the blocs knew that in the case these clouds rain the human race would be the disaster। उसे पता था दोनों देशों को कि अगर हमने बरसात की, अगर हमने न्यूक्लियर का प्रयोग किया तो सभी देशों का नाश हो जाएगा, डिवास्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिमेन इंटैक्ट। ये तो चलो ठीक था कि एक दूसरे को वो वर्ल्ड वार चलता था, मिसट्रस्ट था, एक दूसरे को एक्सप्लाइटेशन, इम्पेरियलिस्ट, गुलामी का पट्टा, चार्टर ऑफ द स्लेवरी वगैरह कहते थे बार बार, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी उसके बीच में चल रहा था कि कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही थी कि आपस में संबंध सुधारे जाएं, ठीक है। था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोल्ड वार बोथ द अपोजिट साइड्स हैड मेड यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स टू लोअर द prestige of the other and to establish their supremacy, yet both the superpowers had kept their diplomatic relation। चाहे जितने मर्जी टेक्निक्स अपनाई, कॉन्स्पिरेसी करते थे कि दूसरे से के ऊपर सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन फिर भी yet both the superpower had kept their diplomatic relation
intact and were not ended even during the most serious situation. Both the superpower has used the moves and counter moves against each other. इस लाइनों को याद कर लेना. Moves and counter moves against each other. Craft, fast, deceptive method were used against each other, and for this purpose, foreign officer, embassy, diplomatic agents, and consultates were used. Yet, in spite of all this, the diplomatic relation remained intact between the Soviet Union and USA. After reading the view written above, we can say that Cold War was really a Cold War and had never got changed into the Hot War. कि कोल्ड वार सचमुच में ही कोल्ड वार रहा, शांत रहा. ये हॉट वार में नहीं चेंज हुआ. हॉट वार में होता तो युद्ध हो जाता. Yet the war-like situation remained, and both the superpower had made the use of the non-traditional method of war in order to establish their supremacy in the world. I hope आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इसके फैक्टर कौन से थे या कॉजेज़ कौन थे जिसके कारण कोल्ड वार हुआ. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स बेटा.